हाय एवरीवन, सभी का वार्म वेलकम है वाईटी और इंग्लिश ट्यूटर पे। आज क्या करेंगे, द हिंदू की जगह एक स्पेशल सेशन करने वाले हैं द इकोनॉमिस्ट मैगजीन से। रोज़ द हिंदू पढ़ने से आपके दिमाग का दायरा वहीं तक सीमित हो जाता है, इसलिए अपने आर्टिकल्स, राइटर्स और मैगजीन्स को चेंज करते रहना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। डबल एजिड पैराडॉक्स इस आर्टिकल का टाइटल है। ये आर्टिकल लिखा हुआ है एक रूटीन प्रॉब्लम पे, कब आपको ज़िंदगी में जल्दबाजी में डिसीजन लेने चाहिए और कब सोच समझ के लेने चाहिए। आपको क्विज़ दिखा रहा हूँ। आज का 6 क्वेश्चंस हैं। इस क्लास में जो भी सीखेंगे इस क्विज़ पे आपको अप्लाई करना है। क्लास के लास्ट में इसका सोल्यूशन करवाता हूँ। चलिए आइए कुछ नया सीखते हैं। ऑलराइट, कह रहे द डबल एजिड पैराडॉक्स। देखिए, एज का मतलब होता है किनारा और डबल का मतलब होता है दुगना या दोहरा। डबल एजिड का मतलब हो गया दो किनारे वाली चीज़। इसको हिंदी में बोलते हैं दो धारी तलवार, जिसके दोनों ही किनारे कटे हुए हों, दोनों ही किनारों से तलवार आपको नुकसान दे सकती हो, वो कहलाती है डबल एजिड स्वॉर्ड। तो कह रहा है एक ऐसा पैराडॉक्स हमें मिला है, एक ऐसा विरोधाभास हमें मिला है, अनोमली हमें मिली है जो डबल एजिड है। आप कोई सा भी ऑप्शन चूज़ करेंगे आपको नुकसान होने की संभावना रहने वाली है इस वाले जो है पैराडॉक्स के अंदर। समझ में आ रही है बात? चलो, पैराडॉक्स को सरकाज़म, एनोमली और आयरनी भी बोलते हैं। हिंदी में हम इसको बोलते हैं विरोधाभास। दो चीज़ें जब एक दूसरे से बिल्कुल उल्टी जाती हैं तो वो कहलाती हैं पैराडॉक्स। चलिए अब टाइटल पैराग्राफ को देखेंगे। ये पैराडॉक्स क्या है। कह रहे द मोर एक्सपर्ट यू बिकम द बेटर योर इंस्टिंक्ट्स टेंड टू बी। कह रहे जितना ज़्यादा एक्सपर्ट, ये स्ट्रक्चर देख लेना, द मोर द बेटर है ना, द प्लस में कंपैरेटिव डिग्री और द प्लस में कंपैरेटिव डिग्री, ये भी करेंगे डिटेल में। कह रहा है जितना ज़्यादा, द मोर एक्सपर्ट, जितना ज़्यादा एक्सपर्ट आप होते हैं, यू बिकम, आप बनते हैं। अब देखो कोमा लगा, कह रहा है उतने ही बेहतर, बेटर का मतलब है बेहतर, उतने ही बेहतर आपकी इंस्टिंक्ट जो हैं वो हो जाती हैं टेंड टू बी। अब ये इंस्टिंक्ट क्या होता है? इंस्टिंक्ट को हिंदी में बोलते हैं गट फीलिंग या सिक्स्थ सेंस। हिंदी में तो नहीं, मतलब नॉर्मल लैंग्वेज में। कभी कभी आपको लगता है ना ये ऐसे होगा, मुझे ऐसा फील हो रहा है, तो वो जो आपकी फीलिंग होती है ना, सिक्स्थ सेंस या रिफ्लेक्सेस होते हैं, गट फीलिंग होती है, उसको बोलते हैं इंस्टिंक्ट। तो ज़िंदगी में जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस आप लोगे, आपकी गट फीलिंग उतनी ही तेज होती जाएगी। समझ में आ गई बात? चलो, यू सब्जेक्ट है, बिकम इसकी वर्ब है, इंस्टिंक्ट्स आपका सब्जेक्ट है, टेंड इसकी वर्ब है। टेंड का मतलब होता है किसी चीज़ की कोई आदत होना, किसी काम को करने की। मैं आपको फॉर एग्जांपल समझा देता हूँ। द नर्स टेंडेड टू द वुंड्स ऑफ द पेशेंट। नर्स ने टेंड किया वुंड्स को, यानी घावों को पेशेंट के। अब यहाँ पे टेंड जो वर्ब है, इसका मतलब है किसी का टेक केयर ऑफ करना, किसी को अटेंड करना, है ना, किसी की देखभाल करना। और दूसरा जो सेंटेंस है, आई टेंड टू स्लीप लेट इन द नाइट। मैं रात में देरी से सोया करता हूँ। टेंड टू स्लीप, मेरी देरी से सोने की आदत है, इन द नाइट। तो टेंड जो वर्ब है ना, दोनों ही मीनिंग्स रखती है। ये आप चूज़ करोगे टू के बाद में क्या रखा है उसके हिसाब से। अगर टू के बाद में कोई नाउन रखा है तब टेंड का मतलब है किसी की देखभाल करना। शी टेंडेड टू माई वुंड्स, द नर्स टेंडेड टू द पेशेंट्स। और अगर टू के बाद में वर्ब की बेस फॉर्म रखी है तब टेंड का मतलब है आपकी कोई आदत होना। आई टेंड टू स्लीप, आई टेंड टू ईट, है ना, इस तरीके से। ये छोटी छोटी बारीकियाँ बहुत काम आती हैं, ये सीखोगे तभी पढ़ पाओगे चीज़ों को कंफर्टेबली। अब इस आर्टिकल का मेन ग्रामर कॉन्सेप्ट है आज का, द प्लस में मोर, द प्लस में बेटर। एक बार में देखोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। दिमाग कम लगाना है इसमें और फीलिंग ज़्यादा लेनी है। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये। इंग्लिश में आपको बहुत बार ऐसी स्ट्रक्चर मिलेगी, द प्लस में कंपैरेटिव डिग्री, द प्लस में कंपैरेटिव डिग्री। दो कंपैरेटिव डिग्री एक ही क्लोज में या एक ही सेंटेंस में आपको मिल जाएगी। जैसे द फास्टर यू ड्राइव द डेंजरस इट बिकम्स। जितना ज़्यादा आप तेज़ फास्ट जो है ड्राइव करते हो उतना ही डेंजरस ये बन जाता है। इट का मतलब है ड्राइविंग की बात हो रही है, ड्राइविंग उतनी ही डेंजरस बन जाती है। आ रही बात समझ में? अब जैसे ही जितना ज़्यादा जैसे ही ये वाला स्ट्रक्चर आएगा, आपको इसको इस तरीके से यूज़ करना है, द प्लस में कंपैरेटिव डिग्री के साथ। टेक्निकली ये सेंटेंस पहला वाला गलत है। क्यों? देखो, द फास्टर आपने लिखा, द प्लस में कंपैरेटिव डिग्री लगा दी, लेकिन यहाँ लिख दिया द डेंजरस, यहाँ पे लगा दी पॉजिटिव डिग्री। आपको लिखना चाहिए द मोर डेंजरस इट बिकम्स। आ रही ना बात समझ में? डेंजरस की कंपैरेटिव डिग्री मोर डेंजरस,
सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट डेंजरस। तो इस तरीके से आपको इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है रियल। वैसे ही द हायर यू गो कूलर इट गेट्स, जितना ऊपर आप जाते हैं द हायर यू गो उतना ही ठंडा ये हो जाता है। मतलब मौसम की बात हो रही है, जितना ऊपर जाओगे पहाड़ों में उतना ही मौसम ठंडा हो जाता है। अब देखो यहाँ पे लिखा द प्लस में हायर कंपैरेटिव डिग्री, यहाँ भी आ रही है कूलर कंपैरेटिव डिग्री, लेकिन द लगाना भूल गए। तो इस तरीके से इस स्ट्रक्चर में आपको बहुत सारी एरर्स मिलेंगी। कहीं पे वो आपको कंपैरेटिव डिग्री नहीं लगा के देगा, कहीं पे वो द लगाना छोड़ देगा। तो आपको स्ट्रक्चर को पूरा लिखना है। चलो एक सेंटेंस सभी को दे रहा हूँ मैं, इस स्ट्रक्चर को यूज़ करते हुए बनाने की कोशिश करना। जितना ज़्यादा मेहनत करते हो कामयाबी उतना ही नज़दीक आ जाती है। कामयाबी को बोलते हैं सक्सेस, मेहनत को बोलते हैं हार्डवर्क, नज़दीक को बोलते हैं नियर। यूज़ करके तीनों वर्ड्स को, इस सेंटेंस को, स्ट्रक्चर को यूज़ करते कमेंट्स में डालना। चलो अब बढ़ेंगे आगे। आज का मेन ग्रामर कॉन्सेप्ट हो चुका है। अब एक काम करते हैं, इस आर्टिकल की वोकैब पे नज़र डालते हैं। बहुत सारी वोकैब है इसमें, ताकि आप इसको स्मूथली पढ़ पाएँ। और उसी के साथ देखिए एग्जाम्स का सीज़न आ चुका है, एक के बाद एक नोटिफिकेशन निकल रहे हैं वेरियस एग्जाम्स के। होपफुली आपने प्रिपरेशन शुरू कर दी है, और अगर नहीं भी की है तो मेरी गाइडेंस में इंग्लिश के लिए आप कर सकते हो YT योर इंग्लिश ट्यूटर ऐप पे। ऐप पर जो है कमेंट सेक्शन में लिंक रखा हुआ है, जाके इसको डाउनलोड कर लेना। ऐप पे आपको SSC का, बैंकिंग का और राइटिंग स्किल्स का तीनों का कोर्स मिलेगा। SSC बैंकिंग कोर्स को मैं अपडेट कर रहा हूँ नए पैटर्न के हिसाब से, फ़ायदा इनका ले सकते हो। 1 साल की इनकी वैलिडिटी है। थोड़ा पहले तैयार करना शुरू किया करो, 4-6 महीने अपने आप को दो तैयारी को, ताकि ठीक से आप स्कोर कर पाओ। कोड लगा लेना जरूर से, मदर इंडिया। राइटिंग का कोर्स भी अवेलेबल है 480 के अंदर 15। इसमें आप बिल्कुल बेसिक से लिखना सीखते हो 50 से 60 घंटों के अंदर मेरे साथ। तीनों कोर्सेज ऐप पे अवेलेबल हैं। कमेंट सेक्शन में जाओ, ऐप को डाउनलोड करो। कोई भी क्वेरी हो, ये नंबर है व्हाट्सअप, मेरी टीम से आप बात कर सकते हैं। चलो जी, अपनी वोकैब शीट है, इस शीट को आप डाउनलोड कर सकते हो बड़े प्यार से, रोज़ आपको मिल जाएगी। जाओ टेलीग्राम ग्रुप पे और ऐसा सर्च करो टेलीग्राम में योर इंग्लिश ट्यूटर। जो पहला ग्रुप दिखेगा 10,000 लोग हैं, ये आपका ग्रुप है। सुबह में एडिटोरियल, शाम में वोकैब PDF दोनों इसमें शेयर किया जाता है। सभी लोग ज्वाइन कर लेना। आज के वर्ड्स हैं आयरॉनिक, डॉडल, पॉन्डर, इम्ब्रेस और 1-2 और आएंगे आगे। सब्सटेंटिव भी है। चलो सब्सटेंटिव आप जानते हैं, ऐसी चीज़ जो बहुत थॉटफुल हो, ऐसी चीज़ जो बड़ी सीरियस या इम्पोर्टेंट हो। सब्सटेंटिव कभी भी जो मजाक मस्ती वाली चीज़ है ना, वो नहीं हो सकती। थॉटफुल, डेलिबरेटिव या पेंसिव को सब्सटेंटिव बोलते हैं। जैसे सब्सटेंटिव डिस्कशन हो सकती है, सब्सटेंटिव एडवाइस हो सकती है ना। द गवर्नमेंट हैज़ ऑर्डर्ड अ सब्सटेंटिव इन्वेस्टिगेशन इनटू द मैटर। सरकार ने ऑर्डर कर दिया है एक गंभीर सी जांच को पूरे मामले के अंदर। गंभीर जांच का मतलब अब CBI और ED सब इन्वॉल्व हो जाएंगी। चलो ये वर्ड आर्टिकल में आज आप देखेंगे। डेलिबरेटिव इसका सिनोनिम है। डेलिबरेशन मतलब गंभीर बात, डेलिबरेटिव मतलब गंभीरता से होने वाली कोई भी चीज़। तो ये आर्टिकल में आज आएगा। आयरनी आप देख चुके हो, उसी से एडजेक्टिव बनता है आयरोनिक। सरकास्टिक बोलते हैं, सैराडोनिक बोलते हैं, पैराडॉक्सिकल बोलते हैं। आयरनी और पैराडॉक्स दोनों नाउन्स आज आप आर्टिकल में देख चुके हैं। द प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी हैव मेड एन आयरोनिक डिसीजन ऑफ सेलिंग देयर होल्डिंग्स। कंपनी के प्रमोटर्स ने, कंपनी के मालिकों ने एक उपहास भरा आयरोनिक डिसीजन बनाया है, जो है अपनी कंपनी की होल्डिंग्स को शेयर कर, जो है सेल कर देने का। तो ये वर्ड आप देख चुके हैं, आर्टिकल में आ चुका है। नेक्स्ट वर्ड है डॉडल। डॉडल के लिए एक इडियम होती है टू सिट ऑन द फेंस। टू सिट ऑन द फेंस मतलब क्या होता है जी इसका? डिसीजन लेने से हिचकिचाना। सिट ऑन द फेंस का मतलब आप दीवार के ऊपर बैठे हो, ना इस पार ना उस पार, है ना। इसको डाइथर भी बोलते हैं, डिथर बोलते हैं। लेज, लिंगर, ड्रैग वंस फीट, प्रोक्रास्टिनेट, बस बहानेबाजी करते रहना और आगे से आगे मामले को खिसकाते रहना, ना कोई काम करना, ना कुछ कहना, ना कुछ करना, समझे ना। डॉडल तो वेस्ट टाइम और डिले टाइम इन टेकिंग एक्शन। द कंपनी फायर्ड इट्स डॉडलिंग एम्प्लॉयज़ आफ्टर गिविंग देम सेवरल वार्निंग्स। कंपनी ने अपने बहानेबाज आलसी एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया, उनको कई सारी वार्निंग्स देने के बाद। तो ये वर्ड आर्टिकल में आएगा, इसका सिनोनिम डिथर आज आप देखने वाले हैं। नेक्स्ट वर्ड है पॉन्डर। देखो ये सब्सटेंटिव है ना, सब्सटेंटिव मैंने आपको बताया था जो जिसमें सीरियसनेस हो, है ना। पॉन्डर का मतलब होता है सीरियसनेस के साथ में किसी चीज़ के ऊपर सोचना। बस एकदम बैठ गए, ध्यान से सोच रहे हो क्या करना है क्या नहीं करना, है ना। इसको डेलिब्रेट करना, मुल करना और रूमिनेट करना भी बोलते हैं। आराम से इन वर्ड्स को देखो, थोड़ा सा ग्रैस्प करो। सबका मतलब है सीरियसली किसी चीज़ को सोचना। वी ट्राई टू पॉन्डर ओवर ऑल ऑफ आवर अवेलेबल ऑल्टरनेटिव्स। हमने पॉन्डर ओवर करने की कोशिश की, गहराई से सोचने की कोशिश की हमारे सभी अवेलेबल विकल्पों पे, ऑल्टरनेटिव्स पे। चलो अब इन 4-5 वर्ड्स की खूबी है, ध्यान करें। इनके बाद में ओवर ऑप्शनल होता है। वी ट्राई टू पॉन्डर आवर ऑल्टरनेटिव्स,
वी ट्राई टू या वी नीड टू पॉन्डर ओवर और ऑल्टरनेटिव्स। बात समझ रहे हो? ओवर ऑप्शनल है, लगा दोगे तो आपकी श्रद्धा, नहीं लगाई तो आपकी इच्छा। चलो कहीं आ जाए तो परेशान मत होना, सर ये ओवर कहाँ से आया, ऑप्शनल है, लग जाता है। चलो अगला वर्ड है इम्ब्रेस। ये वर्ड बना है ब्रेस से। ब्रेस का मतलब है गले लगाना, इम्ब्रेस का मतलब है किसी चीज़ को अडॉप्ट करना, एक्सेप्ट करना। द वर्ल्ड नीड्स टू इम्ब्रेस सोलर एनर्जी टू फाइट क्लाइमेट चेंज। दुनिया को सोलर एनर्जी को अडेप्ट करने की ज़रूरत है, अडॉप्ट करने की ज़रूरत है, इम्ब्रेस करने की ज़रूरत है, ताकि क्लाइमेट चेंज से फाइट किया जा सके। इम्ब्रेस को स्पाउस भी करना बोलते हैं, इसका सिनोनिम है। आज आप इम्ब्रेस नाम का वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। बस ब्रेस कर लेना, किसी चीज़ को गले लगा लेना, उसको अपने जो है ज़िंदगी में अपना लेना, इम्ब्रेस करना। चलो अब 2-3 वर्ड्स हो रहे हैं नीचे। पुट आउट, स्टैम्प आउट और ब्लो आउट। इन तीनों का मतलब होता है जैसे आप मोमबत्ती को फूंक मारते हो ना, तो क्या करते हो आप, एक फायर को एक्सटिंग्विश करते हो। आ रही है बात समझ में? किसी भी चीज़ को, फायर कोई नहीं बल्कि कोई भी चीज़ है, अगर आप उसको फूंक मार के या किसी भी एक्शन से ख़त्म कर रहे हो तो आप उसको पुट आउट कर रहे हो। जैसे सरकार ने एक वायलेंट जो है स्ट्राइक थी, स्ट्राइक को पुट आउट कर दिया। कैसे किया? पुलिस बल लगाया, पुलिस वालों ने सबको मारा, भगाया, स्ट्राइक ख़त्म हो गई। तो इस तरीके से किसी भी चीज़ को फोर्स के साथ में जब ख़त्म करते हैं तो उसके लिए यूज़ करते हैं इन तीनों फ्रेजल वर्ब्स को। इनका एक और मीनिंग भी होता है, किसी चीज़ को पब्लिश करना। पुट आउट का होता है, स्टैम्प आउट का नहीं होता, ठीक है? तो ये वर्ड तो आज आप आर्टिकल में नहीं देखोगे, पब्लिश करने से कोई कनेक्शन नहीं है। लोकल्स वर ट्राइंग टू पुट आउट द फायर इन द फॉरेस्ट। लोकल लोग जो हैं वो कोशिश कर रहे थे बुझाने की, ख़त्म करने की, पुट आउट करने की फायर को फॉरेस्ट के अंदर। तो ये स्टैम्प आउट इसका सिनोनिम आर्टिकल में आएगा। अगला वर्ड है रिगरस। ये वर्ड बना है रिगर से। रिगर का मतलब होता है कड़ापन, स्ट्रिंजेंसी, है ना, रिजिडनेस। रिगरस मतलब जो बहुत कड़ा हो, स्ट्रिक्ट हो या बर्डनसम हो। आर्मी स्कूल्स आर नोन फॉर देयर रिगरस डिसिप्लिन। आर्मी स्कूल जाने जाते हैं अपने कड़े डिसिप्लिन के लिए। चलिए लास्ट वर्ड है फूल प्रूफ। आपने वाटर प्रूफ सुना है, बुलेट प्रूफ सुना है। वाटर प्रूफ जिस पे वाटर काम ना करे, बुलेट प्रूफ जिस पे गोली काम ना करे, फूल प्रूफ मतलब जिस पे फूल यानी कि बेवकूफ़ का कोई काम ना हो। ऐसी चीज़ जिसमें बेवकूफ़ी की गुंजाइश ना हो, जो अनएररिंग हो, जिसमें गलती का कोई भी स्कोप ना हो, वो होती है फूल प्रूफ। ठीक है ना? यहाँ पे फूल का, बेवकूफ़ और बेवकूफ़ी दोनों का कोई भी प्रूफ नहीं है। लॉ इज़ नेवर फूल प्रूफ एंड इज़ ऑफन मिसयूज्ड बाय सम मिसक्रिएंट्स ऑफ आवर सोसाइटी। कानून कभी भी फूल प्रूफ नहीं होता और हमेशा यूज़ किया जाता है या अक्सर यूज़ किया जाता है बदमाशों के द्वारा, मिसक्रिएंट्स के द्वारा हमारे समाज के। अब देखो, फुल प्रूफ को फ्लॉलेस भी बोलते हैं, इनफॉलिबल भी बोलते हैं, अनअसेलेबल और इम्पेकेबल। भारी भारी वर्ड्स हैं। आज आप फुल प्रूफ नाम का वर्ड आर्टिकल में देखेंगे, ठीक है? अनएररिंग भी बोलते हैं, जिसमें एरर होने की संभावना ना हो, अनएररिंग। चलिए 6-7 वर्ड्स हैं, बहुत सारे हैं, डिटेल में आपको करवा दिए हैं। चलिए एक समरी दे दें आपको आर्टिकल की, किस बारे में लिखा हुआ है। देखो, अपनी ज़िंदगी में एक दुविधा होती है, आपने बहुत लोगों से सुना भी होगा कि एक तो आप जल्दबाजी ना करें, जल्दबाजी करेंगे तो गलत डिसीजन ले बैठेंगे, ऐसा काम आपको नहीं करना है। और कुछ लोग आपको ऐसा बोलते हैं कि डिसीजन लेने में देर ना करें, अगर देरी करोगे तो डिसीजन लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये एक डबल एजिड पैराडॉक्स है, आप जल्दी लें या देरी से लें। आधे लोग बोलते हैं जल्दी लो, आधे लोग बोलते हैं आराम से लो। अब इस पैराडॉक्स को इस आर्टिकल में समझाया गया है। इस आर्टिकल का ये कहना है कि जितने आप छोटे होते हैं ना, उतना ही आपके इंस्टिंक्ट्स कम होते हैं, आपकी गट फीलिंग ख़राब होती है, गलत होती है। तो अगर आप 20, 25, 30 या 35 की उम्र के हैं तो आपको जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है अपने डिसीजंस को लेने में। लेकिन जैसे ही आप 40 पार हो जाते हैं, आपको ज़िंदगी का एक्सपीरियंस आ जाता है, अब आपकी इंस्टिंक्ट्स बहुत पावरफुल हो जाती हैं। अब आपको सोचने की ज़रूरत ज़्यादा नहीं है, ज़िंदगी में आपके पास एक्सपीरियंस काफ़ी है ना? तो इस तरीके से आपको एक बैलेंस बनाना है, अपनी एज के हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से डिसीजंस को लेना है। चलिए, आज के आर्टिकल की टोन है एनालिटिकल, एनालाइज कर रहा है कैसे आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है? शुरू करते हैं। इंटरेस्टिंग आर्टिकल है और ऐसे ही आर्टिकल मैं लाता हूँ, है ना, उठा करके। कह रहा है ह्यूमंस हैव बीन होन्ड ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स ऑफ एवोल्यूशन टू रिस्पॉन्ड टू सर्टेन सिचुएशंस विदाउट थिंकिंग टू हार्ड। कह रहा है ह्यूमंस जो हैं हॉर्न हो चुके हैं या हॉर्न किए जा चुके हैं। अब हॉर्न करने का मतलब क्या होता है? तराशा जाना, तराशा जाना। कह रहा है ह्यूमंस जो हैं तराशे गए हैं पिछले कई मिलियन ऑफ ईयर्स में, दसियों लाख सालों में। और वो दसियों लाख साल कौन से हैं? हमारे इवोल्यूशन के, हमारे विकास के। पहले मछली थी, फिर कछुआ बना, फिर समझ गए ना, बंदर बना, फिर आदमी बना। तो इवोल्यूशन के हज़ारों लाखों करोड़ों साल में हम अच्छे से तराशे जा चुके हैं।
क्यों तराशे गए हैं भाई? रिस्पॉन्ड करने के लिए, प्रतिक्रिया देने के लिए कुछ खास सिचुएशंस की बिना थिंक किए, बिना सोचे, बहुत ज़्यादा टू हार्ड। आगे बात समझ में? ह्यूमंस आपका सब्जेक्ट है, हैव बीन इसकी वर्ब है, हॉन्ड यहाँ पे एक एडजेक्टिव है, हॉन्ड का मतलब होता है तराशा जाना। तो हमें किसी ने तराशा नहीं है, हम खुद तराशे गए हैं, इसलिए ये वर्ब नहीं है, एडजेक्टिव का काम करेगा। आगे ना बात समझ में? हमें किसी ने तो नहीं तराशा, हम तो खुद ही टाइम के साथ तराशे गए हैं, तो इसलिए हैव बीन सब्जेक्ट जो आपकी वर्ब होगी और हॉन्ड यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया। चलो, जैसे आपने सुना होगा आई हैव बीन मैरिड, मैं शादीशुदा हूँ। अब ये हैव बीन यहाँ पे वर्ब है, मैरिड एक एडजेक्टिव है। आपकी शादी किसी ने नहीं की, आप खुद ही शादीशुदा हैं कई सालों से, है ना। चलो, होन का मतलब आपने देख लिया, शार्पन करना, एक्यूमिनेट करना। एक्यूमिनेट से ही वर्ब से नाउन बनता है एक्यूमन। एक्यूमन का मतलब होता है समझदारी। एकदम मामला आपने देखा और हाथों हाथ अपनी राय बता दी, ये करना चाहिए, यही आपकी जजमेंट या एक्यूमन है, ठीक है। चलो और आगे बढ़ते हैं। इवोल्यूशन मतलब डेवलपमेंट, ग्रोथ जो हमारा हुआ है। कह रहा इफ योर एंसेस्टर्स स्पॉटेड मूवमेंट इन द अंडरग्रोथ दे वुड रन फर्स्ट एंड ग्रैंड क्वेश्चंस लेटर। अब ये बता रहा है वो सिचुएशंस कौन सी हैं। कह रहा है अगर आपके पुरखों ने, एंसेस्टर्स ने स्पॉट किया या स्पॉट किया करें किसी मूवमेंट को, किसी हरकत को अंडर ग्रोथ में। अब ये अंडर ग्रोथ क्या होता है? आपके पाँव के अंडर में जो ग्रोथ हो रही है, मतलब झाड़ियों में, घास में, है ना, छोटे मोटे जो होते हैं ना। कह रहा अगर आपके पुरखों को कोई मूवमेंट या हरकत दिखे झाड़ियों वाड़ियों में, तो पहले वो भागें और फिर वो ग्रंट करें, फिर वो कंप्लेन करें क्वेश्चंस को बाद में। तो वो ऐसे नहीं बोलेंगे कि ये घास में क्या आ गया, कुछ ऐसा तो नहीं है, कोई ऐसा कह रहा है जी नहीं कुछ नहीं है, हवा चल रही है, ये सब बातें नहीं करते थे वो। जैसे ही उनको घास में कुछ दिखता था तो वो सबसे पहले भागते थे कि जान बचाना जरूरी है, क्वेश्चंस बाद में किए जा सकेंगे। बात आ रही है समझ में? एंसेस्टर्स की वर्ब है स्पॉटेड, दे की वर्ब है वुड रन एंड वुड ग्रंट। ग्रंट का मतलब होता है किसी चीज़ को कंप्लेन भरी आवाज़ में बताना। सवाल करते हैं ना छोटे बच्चे, कंप्लेन करते हुए क्वेश्चंस करते हैं, तो वैसे क्वेश्चन जो है रोने वाले अंदाज में हमारे पुरखे नहीं करते थे। अंडरग्रोथ का मतलब आप समझ गए, श्रब्स, बुश, झाड़ियाँ हैं ना छोटे मोटे। चलो, सेकंड कंडीशनल लगा हुआ है यहाँ पे। अगर वो ऐसा करें तो वो ऐसा करें, अगर वो स्पॉट करें तो वो भागें और क्वेश्चंस को बाद में पूछें। कंडीशनल्स आप देख चुके हो बेसिक्स में। चलो, एट द सेम टाइम द कैपेसिटी टू एनालाइज एंड टू प्लान इज पार्ट ऑफ व्हाट डिस्टिंग्विशेस पीपल फ्रॉम अदर एनिमल्स। अब देखो इसकी बिल्कुल उल्टी बात बताएगा। कह रहा है उसी वक्त पे एट द सेम टाइम जो हमारी कैपेसिटी है ना, हमारी जो ताकत है, एक तो एनालाइज करने की, विश्लेषण करने की, गहराई से सोचने की, और दूसरा प्लान करने की, पहले से ही प्लान बनाने की। कह रहे यही कैपेसिटी जो है ना, ये वो हिस्सा है, पार्ट है उस चीज़ का, व्हाट जो अलग बनाती है, डिफ्रेंशिएट या डिस्टिंग्विश करती है लोगों को यानी इंसानों को दूसरे जानवरों से, फ्रॉम अदर एनिमल्स। तो झाड़ी में तो देख करके कुत्ता भी भाग जाता होगा, है ना। ये जो सब चीज़ें हैं तो दूसरे जानवर भी करते हैं, लेकिन हमारे पास एक अलग एबिलिटी है जो हमें उन जानवरों से अलग बनाती है, और वो है सोचने की और प्लान करने की। कैपेसिटी की वर्ब है इज, व्हाट की वर्ब है डिस्टिंग्विश। डिस्टिंग्विशेस का मतलब होता है किसी को अलग करना, डिफ्रेंशिएट करना, सेपरेट करना, है ना। डिस्टिंग्विश फ्रॉम मतलब किससे किसको सेपरेट किया गया। चलो और आगे बढ़ते हैं। कह रहा है द क्वेश्चन ऑफ व्हेन टू ट्रस्ट योर गट एंड व्हेन टू टेस्ट योर अजम्पशंस, वेदर टू थिंक फास्ट और स्लो, इन द लैंग्वेज ऑफ डेनियल कैगनेमैन अ साइकोलॉजिस्ट, मैटर्स इन द ऑफिस एज मच एज इन द सवाना। अब कह रहे ये जो सवाल है ना, ये जो आप पैराडॉक्स आपने अभी पढ़ा कि आप पहले भागें या पहले सवाल करें। कह रहा है ये जो सवाल है कि कब ट्रस्ट करना है आपके गट को। अब गट का मतलब क्या है? इंस्टिंक्ट्स, है ना, आपकी गट फीलिंग। कब आपको आपके गट को, आपकी इंस्टिंक्ट्स को फॉलो करना है, और कब टेस्ट करना है अपनी एजम्पशंस को, कब गहराई से बैठ करके सोचना है, अपनी थ्योरीज को बनाना है। क्या आपको जल्दी से सोचना है, वेदर टू थिंक फास्ट, और या फिर धीमे धीमे सोचना है, स्लो। और कह रहा है ये सब चीज़ें, ये वाला सवाल भाषा में, लैंग्वेज में इस आदमी की जो एक साइकोलॉजिस्ट है, कह रहा है ये सवाल जो है ना, ये मैटर करता है जितना ऑफिस में, एज मच एज उतना ही सवाना में। सवाना मतलब जंगल, जानते हो ना, सवाना जंगल आपने सुना होगा। तो जंगल में जब हम थे ना, तब भी ये सवाल हमारे सामने था। आज हम जंगलों से ऑफिस में आ गए हैं, तब भी ये सवाल हमारे सामने है। जल्दी डिसीजन लें या सोच के डिसीजन लें, है ना, पहले भागें या पहले सोचें, ये सब चीज़ें आज भी आदमी को कंफ्यूज करती हैं। चलो, सिंपल सेंटेंस है, थोड़ा आपको नया लग रहा होगा, कंस्ट्रक्शंस बिल्कुल आसान है बिल्कुल। क्वेश्चन की वर्ब है मैटर्स,
ठीक है ना, ये पूरा का पूरा एडवर्बियल फ्रेज हो गया। चलो, एज मच एज का मतलब है उतना ही, जितना ऑफिस में, एज मच एज इन द सवाना, उतना ही जंगल में। चलो आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ पे, अब इसका कुछ सोल्यूशन निकालेगा। कह रहा है डेलिबरेटिव थिंकिंग इज द हॉल मार्क ऑफ अ वेल मैनेज्ड वर्क प्लेस। कह रहा है जो डेलिबरेटिव, सब्सटेंटिव यानी कि सोची समझी, पेंसिव गहराई के साथ सोची हुई जो थिंकिंग है, जो विचार करने की प्रक्रिया है, वो हॉलमार्क है, वो स्टैंडर्ड है। हॉलमार्क का मतलब स्टैंडर्ड, और किसका? एक वेल मैनेज्ड वर्क प्लेस का, एक ऐसे वर्क प्लेस का, ऑफिस का जो अच्छे से मैनेज है, जो अच्छे से चल रहा है। थिंकिंग की वर्ब है इस, डेलिबरेटिव का मतलब है गहराई से, विद पेंसिवनेस, सब्सटेंशियलिटी, है ना। और हॉलमार्क का मतलब होता है किसी चीज़ का स्टैंडर्ड जो फॉर्म होता है ना, उसको बोलते हैं हॉलमार्क। इंडिकेशन बोल दो, सिंबल बोल दो, स्टैंडर्ड सिंबल है ना, स्टैंडर्ड साइन बोल दो। चलो, कह रहे स्ट्रेटेजिक ओवरहॉल्स एंड बजट डिस्कशंस आर बिल्ट ऑन राउंड्स ऑफ मीटिंग्स, फॉर्मूलाज एंड प्रेजेंटेशंस। कह रहे स्ट्रेटेजिक ओवरहॉल्स जो हैं, ओवरहॉल का मतलब होता है मॉडर्नाइजेशन या रिपेयर। ऑफिस में 10 लोगों का स्टाफ है, 6 काम करते हैं, 4 नहीं करते। आपने क्या किया, 10 की जगह 5 का स्टाफ रखा, काम करने वालों को सबको रख लिया, निकाल दिया सब दूसरे वालों को, है ना, एक ओवरहॉल सा कर दिया आपने, है ना। ऑफिस में आपने एक नया स्पेस बना दिया, जो काम करते हैं उनको अच्छा कैबिन दे दिया। इस तरह के जो काम होते हैं ना रिकंस्ट्रक्शन के, और कैसे स्ट्रेटेजी के साथ में। कह रहे ये स्ट्रेटेजिक ओवरहॉल्स जो हैं और जो बजट की डिस्कशंस है, ये बिल्ट होती हैं, बनी हुई होती हैं उन राउंड्स ऑफ मीटिंग्स पे, कई मीटिंग्स के जो है मतलब राउंड्स पे, कई मीटिंग होती है, उसके बाद ये सारे काम होते हैं। अचानक से कुछ भी नहीं होता, सब चीज़ें सोच समझ के की जाती हैं। ओवरहॉल्स और बजट डिस्कशंस की वर्ब है आर। बिल्ड यहाँ पे एडजेक्टिव है, बताया ना मैंने आपको, आई एम मैरिड, तो मतलब मैं शादीशुदा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी शादी करवाई जाती है, आई एम मैरिड, मेरी शादी करवाई जाती है, ऐसा नहीं है। तो मैरिड वहाँ पे एडजेक्टिव है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। वैसे ही बिल्ड यहाँ पे एडजेक्टिव है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। चलो, फॉर्मूलाज, ये कॉन्सेप्ट आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो बता देते हैं आपको। इंग्लिश में कई सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनके लास्ट में ए आता है तो वो बन जाते हैं सिंगुलर, और अगर उनके लास्ट में ए के बाद में ई लगा दें तो वो बन जाते हैं प्लूरल। जैसे फॉर्मूला से फॉर्मूले, लेकुना से लेकुने, लेकुना का मतलब होता है कमी, लेकुने का मतलब होता है कमियाँ। रेटिना आप जानते हैं आँख में होता है। नेबुला का मतलब होता है बादल, गैस का बादल। ये बहुत अच्छा वर्ड है नेबुला। एसएससी के पेपर में मैंने इस वर्ड को मैंने, जब मैं खुद पेपर दे रहा था तो इस वर्ड को मैंने फेस किया, नेबुला, 2017 या 16 में। इंसाइक्लोपीडिया आप जानते हैं, विकीपीडिया जैसे एक इंसाइक्लोपीडिया है। ये सारे 6-7 वर्ड्स हैं जिनका अगर प्लूरल बनाना हो तो उनके आगे ई लगाया जाता है, ठीक है, तो याद रखें इसको। ये फॉर्मूला जो इसने लिखा है ना, ये नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म है, पेपर के अंदर ये कम यूज़ की जाएगी, गलत नहीं है ये, लेकिन ई लगा के जो लिखा जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म को ही आपको यूज़ करना है। फॉर्मूले जो है ना, फॉर्मूले, ये यहाँ पे बेहतर होने वाला था। चलो आज के क्विज में यूज़ करेंगे। कह रहे प्रोसेसेस आर इंक्रीजिंगली डिज़ाइंड टू स्टैम्प आउट इंस्टिंक्टिव रिस्पॉन्सेस। हमारे ऑफिस की जो प्रोसेस होती हैं उनको ज़्यादातर तौर पे डिज़ाइन किया जाता है, पहले कम था, अब इंक्रीजिंगली ज़्यादा हो रहा है डिज़ाइन। और किस लिए किया जा रहा है डिज़ाइन? कि वो स्टैम्प आउट कर सकें, पुट आउट कर सकें, ख़त्म कर सकें इंस्टिंक्टिव रिस्पॉन्सेस को, ऐसे रिस्पॉन्सेस को जो आप अपनी गट फीलिंग के हिसाब से देते हैं। कह रहे फ्रॉम ब्लाइंड स्क्रीनिंग ऑफ जॉब एप्लीकेंट्स टू यूजिंग रेड टीमिंग टेक्निक्स टू पिक अपार्ट अ फॉर्म्स प्लान्स, रिगर ट्रम्स रिफ्लेक्स। कह रहा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, कहाँ से भाई? फ्रॉम, यहाँ से। जो ब्लाइंड स्क्रीनिंग होती है जॉब एप्लीकेंट्स की, आप जॉब एप्लीकेंट्स को बिना किसी प्रेजुडिस के, बिना किसी मन में किसी थॉट के स्क्रीन करते हो, है ना, ना उनकी शक्ल देख करके, कुछ नहीं, बस आप उनकी डिग्री देखोगे, बिना शक्ल देखे आप उनको स्क्रीन करके निकालोगे किसको जॉब पे रखना है। कह रहा है यहाँ से लेकर के और कहाँ तक? यूज़ करने तक, इस्तेमाल करने तक ऐसी टेक्निक्स को, रेड टीमिंग टेक्निक्स को, ताकि आप अपनी एक फॉर्म के प्लान्स को पिक अपार्ट कर सकें, है ना, एक फॉर्म के प्लान्स को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ सकें। कह रहा है ये सब चीज़ें है ना, इन सब चीज़ों में रिगर यानी कि स्ट्रिक्टनेस जो है वो ट्रम्प करती है, जीत जाती है रिफ्लेक्स के सामने, आपकी इंस्टिंक्ट्स के सामने। तो ऑफिस के अंदर कोई भी काम इंस्टिंक्टिव नहीं होता, हर चीज़ को सोच समझ के किया जाता है ना। ये रेड टीमिंग टेक्निक क्या होती है आपको नेट पे पढ़नी पड़ेगी, अब मैं बताऊंगा तो लंबा हो जाएगा काम, और बाकी आप समझ चुके हो सेंटेंस को। रिगर का मतलब है स्ट्रिक्टनेस, ट्रम्प का मतलब है जीतना, विन करना, रिफ्लेक्स का मतलब है आपके इंस्टिंक्ट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में बताएगा ऑफिस में इंस्टिंक्ट भी ज़रूरी है। कह रहा है येट इंस्टिंक्ट ऑल्सो हैज़ इट्स प्लेस। कह रहा है फिर भी जो इंस्टिंक्ट है, जो गट फीलिंग है, इंट्यूशन है, इसकी भी अपनी जगह है
ऑफिस के अंदर। अब वो कैसे? कह रहा सम डिसीजंस आर मोर कनेक्टेड टू इमोशनल रिस्पॉन्सेस एंड इनहेरेंटली लेस ट्रेसेबल टू एनालिसिस। कह रहा कुछ डिसीजंस ऐसे भी होते हैं जो ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं, ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं इमोशनल रिस्पॉन्सेस से, आपके भावनात्मक प्रतिक्रिया से, और अपने नेचर के हिसाब से इनहेरेंटली मतलब अकॉर्डिंग टू देयर नेचर, अपने नेचर के हिसाब से कम ट्रैक्टेबल होते हैं, कम सपोर्टिव होते हैं। ट्रैक्टेबल मतलब सपोर्टिव, एनालिसिस के लिए यानी विश्लेषण के लिए। अब वो कौन कौन से डिसीजंस हैं ये लगा रहा है, डैश लगा के बता रहा है। कह रहे डज अ मार्केटिंग कैंपेन कैप्चर द एसेंस ऑफ योर कंपनी। क्या एक मार्केटिंग कैंपेन कैप्चर करता है, पकड़ता है इसेंस को, यानी कि सार को आपकी कंपनी के। आ रही है बात समझ में? तो इस तरह से मार्केटिंग कैंपेन जब होते हैं ना, तब उसमें आप इमोशनल रिस्पॉन्स को पैदा करने की कोशिश करते हो, इंस्टिंक्ट को लगाने की कोशिश करते हो, ना कि आप वहाँ पे मैथमेटिक्स लगाते हो। जब भी एड्स डिज़ाइन होती हैं तो आपकी भावनाओं से खेलने के लिए होती हैं, आपके इमोशंस के साथ में, है ना। चलो, डिसीजंस की वर्ब है आर, मार्केटिंग कैंपेन की वर्ब है डज कैप्चर। डज पहले क्यों आ रहा है? क्योंकि ये क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव है, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखा गया है। इसेंस का मतलब होता है सार, क्रक्स, जिस्ट, कोर, स्पिरिट। किसी भी चीज़ को थोड़े शब्दों में अगर बताना हो तो वो कहलाती है उसका सार, है ना, इसेंस। चलो और आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इन ट्रिकी कस्टमर सर्विस सिचुएशंस इंट्यूशन इज ऑफन अ बेटर गाइड टू हाउ टू बिहेव देन अ स्क्रिप्ट। कह रहा है बहुत ही ट्रिकी कस्टमर सर्विस सिचुएशंस के अंदर, ऐसी सिचुएशन जिसमें कस्टमर आपसे सर्विस मांगे, गुस्सा होके आ जाए आपकी दुकान पे, आपका प्रोडक्ट लेकर के ख़राब निकल जाए। कह रहा है ऐसी सिचुएशंस के अंदर जहां मार पड़ती है कस्टमर से, वहां पे आपका इंट्यूशन जो है ना, गट फीलिंग जो है, वो बेटर गाइड होता है, ज़्यादा बड़ा अच्छा गाइड होता है। और किसके लिए? कैसे आप बिहेव करेंगे, टू हाउ टू बिहेव। और किसके बजाय एक स्क्रिप्ट के, बजाय एक फॉर्मूला के। कस्टमर सामने खड़ा है ना, तो आपको गट फीलिंग के हिसाब से बात करनी है, उसके साथ मैथमेटिकल फॉर्मूला लगा करके प्रेजेंटेशन दे करके काम नहीं हो पाएगा। चलो, इंट्यूशन की वो होगी इस, इंट्यूशन आप जानते हैं, गट फीलिंग आपकी रिफ्लेक्सेस। चलो आओ नेक्स्ट पैराग्राफ पे। अब ये आपको बताएगा इसका सोल्यूशन क्या है। कभी गट फीलिंग काम करती है, कभी फॉर्मूला काम करता है। तो सोल्यूशन ये है इसका जी, गट इंस्टिंक्ट्स कैन ऑल्सो बी इम्प्रूव्ड। आपकी गट इंस्टिंक्ट जो है ना, इनको इम्प्रूव किया जा सकता है। ये सब्जेक्ट हो गया, ये इसकी वर्ब होगी, पैसिव वॉइस लगा हुआ है, कैन बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऑल्सो यहाँ पे एडवर्ब है, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद में एडवर्ब को जनरली लगाया जाता है। कह रहा प्लेंटी ऑफ रिसर्च हैज़ शॉन दैट इंट्यूशन बिकम्स मोर अनएरिंग विद एक्सपीरियंस। कह रहा काफ़ी सारी रिसर्च ने, प्लेंटी ऑफ रिसर्च ने, प्लेंटी ऑफ मतलब अ लॉट ऑफ रिसर्च ने ये दिखाया है, शो किया है कि आपकी गट फीलिंग बन जाती है और ज़्यादा अनएररिंग और ज़्यादा परफेक्ट। अनएररिंग मतलब जो परफेक्शन के करीब हो, जिसमें एरर की संभावना कम हो, तो वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाती है एक्सपीरियंस के साथ, जितना ज़्यादा आप तजुर्बा गेन करते हैं। प्लेंटी ऑफ रिसर्च की वर्ब है हैज़ शॉन, इंट्यूशन की वर्ब है बिकम्स, अनएररिंग मतलब इनफॉलिबल, इम्पेकेबल, परफेक्ट, जो बिल्कुल फ्लॉलेस हो, फूल प्रूफ हो। बताया था ना एक वर्ड आपको मैंने, फूल प्रूफ, है ना, अनएररिंग। चलो, एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे ग्रामर का, फटाफट उसको भी देखेंगे। पहले तो मुझे बताओ, रिसर्च नाम का वर्ड देख करके नाउन चैप्टर से कोई कॉन्सेप्ट के दिमाग में रिंग बजी? रिसर्च वर्ड को देखते ही एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बज जाना चाहिए जल्दी से। चलो अब करवा देते हैं जिनके नहीं बजा। इंग्लिश में बहुत सारे ऐसे नाउन्स हैं जो देखने में लगते हैं काउंटेबल, आप उनको लगेगा कि इसके आगे एस लगा के काउंट कर देंगे इसको, 5 रिसर्चेज, है ना, पर ये वर्ड्स एक्चुअल में अनकाउंटेबल हैं, इनको काउंट नहीं किया जा सकता। अब ये कौन से वर्ड्स हैं? ये सारे के सारे, ब्रेड, पेपर, एडवाइस, इक्विपमेंट, ज्वेलरी, फर्नीचर, रिसर्च और अल्टरनरी। देखो ऐसे 1000 वर्ड्स और भी होंगे, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये वो वर्ड्स हैं जो कॉमनली आपको कंफ्यूज करते हैं और आपके एग्जामिनर को इन वर्ड्स से क्वेश्चन बनाने में बड़ा मज़ा आता है। तो ये 8-10 मैंने लिखे हैं, इनको तो मास्टर कर ही लेना है आपको ज़रूर से। जैसे शी गेव मी 2 वेरी यूजफुल एडवाइसेस, उसने मुझे 2 बहुत ही अच्छी सलाहें दी। गलत सेंटेंस है। एडवाइस एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसके आगे एस नहीं लग सकता, तो आप लिखेंगे 2 वेरी यूजफुल एडवाइस। अब देखो एडवाइस सिंगुलर है, अनकाउंटेबल है, तो इसको 2 लगा के काउंट भी नहीं कर सकते, तो 2 को निकालना नहीं है। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ लिखेंगे 2 वेरी यूजफुल पीसीज ऑफ एडवाइस। बात आ गई समझ में? अगर इनको काउंट करना है ना इन वर्ड्स को, तो इनको पीसीज बना के काउंट कर लो।
2 वेरी यूजफुल पीसीज ऑफ एडवाइस। चलो अगला देखो, दीज रिसर्चेस वर कंडक्टेड बाय द नेसा। ये नासा ने इन रिसर्चेस को कंडक्ट किया है। रिसर्च भी वैसा ही नाउन है, इसको काउंट नहीं कर सकते हैं, तो रिसर्चेस गलत है, इसके आगे से ईएस को निकाल दो। अब ये दीज लगाया हुआ है तो कई सारी रिसर्च हुई हैं। अब इनको काउंट करने का एक ही तरीका है, आप यहाँ लिखें दीज पीसीज ऑफ रिसर्च आर कंडक्टेड बाय नासा। वैसे ही प्लीज़ अरेंज फॉर दीज इक्विपमेंट्स इमीडिएटली, जल्दी से इन इक्विपमेंट्स के लिए अरेंजमेंट बनाएं। तो इक्विपमेंट्स के लिए आप एस नहीं लगाएंगे, दीज लगाया है तो प्लूरल बनाना है, तो यहाँ पीसीज ऑफ लगा दें। ठीक है, चलिए सिंपल कॉन्सेप्ट है, आज के क्विज में यूज़ करेंगे। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इन वन वेल नोन एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड इन 2012 वॉलंटियर्स वर आस्क्ड टू असेस वेदर अ सिलेक्शन ऑफ डिज़ाइनर हैंडबैग्स वर काउंटरफेट और रियल। कह रहा है एक वेल नॉन एक्सपेरिमेंट में, एक जाने माने प्रयोग में जो कंडक्ट किया गया था सन 2012 में, कुछ वॉलंटियर्स कौन होते हैं? जो वॉल्यूशन से आगे आएँ, जो अपनी इच्छा से पार्टिसिपेट करें। तो अपनी इच्छा से पार्टिसिपेट करने वाले कुछ लोगों को पूछा गया, आस्क किया गया कि वो असेस करें, जायज़ा लें इस चीज़ का, हाँ या ना, वेदर एक सिलेक्शन ऑफ डिज़ाइनर हैंडबैग्स जो है, एक हैंडबैग्स का एक ग्रुप है, खास ग्रुप, सिलेक्टेड ग्रुप, कह रहा है वो काउंटरफेट था या रियल था, उनमें से कितने जो है हैंडबैग सही थे, असली थे, और कितने नकली थे। वॉलंटियर्स की वर्ब है वर आस्क्ड, सिलेक्शन ऑफ हैंडबैग्स की वर्ब है वर। सिलेक्शन यहाँ पे सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर आनी चाहिए, लेकिन जनरली क्या होता है जब सिलेक्शन ऑफ हैंडबैग्स पूरा फ्रेज आप मानेंगे ना, तो इसमें बहुत सारे हैंडबैग्स आ गए, तो इन सभी की एक एक की बात हो रही है अलग अलग इंडिविजुअली, है ना। तो सिलेक्शन यहाँ पे प्लूरल नाउन की तरह ट्रीट किया जाएगा, इसीलिए इसको प्लूरल वर्ब दी जाएगी। सिलेक्शन ऑफ हैंडबैग्स मतलब 15-20 चुने हुए हैंडबैग्स की बात हो रही है, इस तरीके से, है ना। काउंटरफेट का मतलब होता है नकली, फेक, फ्रॉडुलेंट, फोर्स्ड, बोगस। चलिए, कह रहा है सम वर इंस्ट्रक्टेड टू ऑपरेट ऑन इंस्टिंक्ट एंड अदर्स टू डेलिबरेट ओवर देयर डिसीजन। कुछ एक को इंस्ट्रक्ट किया गया था, कुछ एक को कहा गया था कि वो ऑपरेट करें अपनी इंस्टिंक्ट पे, अपने इंस्टिंक्ट के हिसाब से बताएं, है ना। और अदर्स को कहा गया था कि वो डेलिबरेट ओवर करें, वो सोच समझ कर करें अपने डिसीजन को। तो पहली बार में आपको क्या लग रहा है, नकली है असली है, तो ऐसे भी बता सकते हो, और सोच समझ के भी बता सकते हो अगर आप चाहो तो, डेलिबरेट करके। सम की वर्ब है वर इंस्ट्रक्टेड पैसिव वॉइस में, अदर्स की वर्ब है वर इंस्ट्रक्टेड, यहाँ लिखी नहीं गई है 2 बार, ठीक है ना। सम वर इंस्ट्रक्टेड, अदर्स वर इंस्ट्रक्टेड, दोनों जगह एक ही वर्ब आ रही है, इसलिए एक बार लिख दी, दूसरी बार ओमिट कर दी है। डेलिबरेट ओवर, पॉन्डर ओवर, मुल ओवर, रुमिनेट ओवर, किसी चीज़ के ऊपर सोचना समझना। कह रहा है इंट्यूशन वर्कड बेटर फॉर दोज हु ओन्ड एटलीस्ट 3 डिज़ाइनर हैंडबैग्स। कह रहा है जो गट फीलिंग थी वो अच्छे से काम कर गई उन लोगों के लिए जो ओन करते थे कम से कम 3 डिज़ाइनर हैंडबैग्स को। तो जिनके पास एक्सपीरियंस था ना डिज़ाइनर हैंडबैग्स का, उन्होंने देखते ही बिना किसी एनालिसिस के बता दिया सही है या गलत है। इंट्यूशन की वर्ब है वर्कड, हु की वर्ब है ओन्ड। अब देखो यहाँ सेमी कोलम लगाया, आगे कह रहा है इंडीड इट आउट परफॉर्म्ड एनालिसिस। वास्तव में इंट्यूशन ने आउट परफॉर्म किया, अच्छे से परफॉर्म किया, बेहतर परफॉर्म किया एनालिसिस के मुकाबले। तो इन लोगों को एनालाइज करने को बोला जाता तो गलत बताते, ये आउट परफॉर्म कर दिया इन्होंने इंट्यूशन के जरिए। चलिए, आउट परफॉर्म, आउट लास्ट, आउट वे मतलब किसी चीज़ से आगे निकल जाना। आउट परफॉर्म मतलब परफॉर्मेंस में आगे, आउट लास्ट मतलब लास्ट होने में आगे, ड्यूरेबिलिटी में आगे, आउट वे मतलब वजन में आगे, है ना। आउटफिट मतलब फिटनेस में आगे। तो इस तरीके से इन वर्ड्स को आप यूज़ करते हैं। अब देखो वही बात बोल रहा है लास्ट में, कह रहा है द मोर एक्सपर्ट यू बिकम द बेटर योर इंस्टिंक्ट्स टेंड टू बी। कह रहा है जितने एक्सपर्ट आप बन जाते हैं, द मोर एक्सपर्ट यू बिकम, उतनी ही बेहतर आपकी इंस्टिंक्ट्स जो हैं वो होती हैं टेंड टू बी। ये टेंड टू बी वाली स्ट्रक्चर आप देख चुके हैं ऊपर, द मोर द बेटर वाली ये स्ट्रक्चर भी आप देख चुके हैं। चलिए अब आ जाओ लास्ट पैराग्राफ पे, यहाँ पे देगा आपको सोल्यूशन। कह रहा है हाउएवर द रियल रीज़न टू एम्ब्रेस फास्ट थिंकिंग इज़ दैट इट इज़ वेल फास्ट। कह रहा है सब चीज़ों के बाद हाउएवर जो सही रीज़न है ना एम्ब्रेस करने का, अपनाने का, फास्ट थिंकिंग को, तेज़ प्रोसेस करने की ताकत को, कह रहा है वो रीज़न ये है दैट इट इज़, ये फास्ट होती है, बहुत जल्दी होती है। तो फास्ट थिंकिंग, गट फीलिंग से अगर आप डिसीजन लेते हैं तो बहुत जल्दी से लेंगे, दिन में बहुत सारे ले पाएंगे, है ना, बिना टाइम को वेस्ट किए। रीजन की वर्ब है इज, इट की वर्ब है इज। कह इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट सेल्फ प्रिजर्वेशन सेमीकोलम, इट कैन हेल्प द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन।
कह रहा है ये सिर्फ आपके सेल्फ प्रिजर्वेशन के लिए नहीं है, ये सिर्फ आपके खुद के भले के लिए नहीं है। प्रिजर्व करना मतलब बचाए रखना, बनाए रखना, सेल्फ मतलब खुद को। तो किसी ऑफिस में, ऑर्गेनाइजेशन में आपकी खुद की तरक्की या प्रिजर्वेशन के काम ही नहीं आता है, बल्कि ये मदद कर सकता है आपकी पूरी कंपनी को, अगर आप तेज़ी से डिसीजन लेना जानते हैं। इट की वर्ब इज, इट की वर्ब कैन हेल्प। अब कैसे? कह रहा द वैल्यू ऑफ मैनी मैनेजरियल डिसीजंस लाइज इन द सिंपल फैक्ट दैट दे हैव बीन मेड एट ऑल। करेक्ट, जो वैल्यू है, जो कीमत है कई मैनेजरियल डिसीजंस की, कई बड़े बड़े मैनेजर्स के द्वारा लिए गए फैसलों की। कह रहे वो वैल्यू लाई करती है, वो छुपी हुई है इस सिंपल से फैक्ट में, दैट वो ये कि वो डिसीजंस लिए गए हैं आखिरकार। उन डिसीजंस को आप नहीं लेते ना तो ज़्यादा बड़े नुकसान हो जाते, आपने ले लिया ना तो जो भी हुआ है वो फ़ायदा ही हुआ है। तो वैल्यू उसी चीज़ में छुपी गई है कि वो डिसीजन लिए गए हैं। सोच समझ के अगर लिए जाते तो शायद वो डिसीजन कभी लिए ही ना जा पाते। वैल्यू की वर्ब है लाइस, दे की वर्ब है हैव बीन मेड। ये पैसिव वॉइस है, ये एक्टिव वॉइस है ना। हैव बीन प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। कह रहा है येट मैनेजर्स ऑफन सफ़र फ्रॉम एनालिटिकल ओवरशैडोइंग। कह रहा है फिर भी मैनेजर्स अक्सर सफ़र फ्रॉम करते हैं, इस बीमारी से ग्रसित हैं, जो है एनालिसिस के तौर पे ओवरशैडो करना। आपकी एनालिटिकल एबिलिटी, आपकी सोचने समझने की क्षमता जो है वो आपको ओवरशैडो कर दे, आप सोचते ही रहें किसी चीज़ में। ओवरशैडो करना समझते हैं ना, किसी चीज़ पे परछाई डालना, डोमिनेट करना। अब ये कैसे होता? ये ओवरशैडोइंग ऐसे होती है, मलिंग अ सिंपल प्रॉब्लम अंटिल इट टर्न्स इनटू ए कॉम्प्लेक्स वन। सोचते रहना एक सिंपल सी प्रॉब्लम पे, और कब तक? जब तक ये बदल जाती है या बदल ना जाए एक कॉम्प्लेक्स वन, एक बहुत ही जटिल वाली प्रॉब्लम में, है ना। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स मैनेजर फेस करते हैं। सिंपल चीज़ों को सोचते रहते हैं, फिर वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बन जाती हैं वक्त के साथ में। मैनेजर्स की वर्ब है सफ़र, सफ़र फ्रॉम मतलब किसी चीज़ से ग्रसित होना। अंटिल की वर्ब है टर्न इनटू, अंटिल, अनलेस और लेस्ट, अनलेस और लेस्ट, इन तीनों के बाद में कभी भी नॉट नहीं आता। याद है ना कॉन्सेप्ट, अंटिल, अनलेस और लेस, तीनों के बाद में नोट नहीं लगाना। मल, रुमिनेट, है ना, पॉन्डर, डेलिब्रेट, सबके बाद में ओवर ऑप्शनल होता है, यहाँ पे नहीं लगाया, ऊपर इसने लगाया था, तो ओवर लगा भी सकते हो और छोड़ भी सकते हो। अब आ जाओ लास्ट पैराग्राफ पे। कह रहा व्हेन टू यूज इंट्यूशन इन द वर्क प्लेस रेस्ट ऑन इट्स ऑन फॉर्म ऑफ पैटर्न रिकॉग्निशन। कह रहे कब यूज़ करना है इंट्यूशन को, अपने अंदर की गट फीलिंग को, और कहाँ पे? आपके ऑफिस में। कह रहे ये जो चीज़ है ना पूरी, व्हेन टू यूज़ इंट्यूशन, ये रेस्ट करती है, ये आधारित है, बेस्ड है इसकी खुद की फॉर्म पे जो है पैटर्न रिकॉग्निशन की। पैटर्न रिकॉग्निशन का मतलब है पैटर्न्स को पहचानने की ताकत। अगर आपका इंट्यूशन ऐसा है कि आप पैटर्न्स पहचान लेते हैं, आपको पता है मार्केट में जब मार्केट गिरती है तो उसके बाद चढ़ती है, जब चढ़ती है तो उसके बाद गिरती है, वक्त के साथ में आपने इतना तजुर्बा ले लिया है, तो ये आपकी यही चीज़ है ना, इसी पर आधारित है आपको अपना इंट्यूशन यूज़ करना है या नहीं करना। मतलब समझ गए ना, तजुर्बे के हिसाब से जो पैटर्न रिकॉग्नाइज हो उसी के हिसाब से आपको यूज़ करना चाहिए। इंट्यूशन की वर्ब है रेस्ट। रिकॉग्निशन मतलब आइडेंटिफिकेशन, किसी चीज़ को पहचानना। पैटर्न आप जानते हैं किसी चीज़ का, है ना, पैटर्न। कह रहा स्लो थिंकिंग इज़ नीडेड टू गेट द बिग कॉल्स राइट। कह रहा स्लो थिंकिंग जो है वो ज़रूरी है, नीडेड है, सही या बड़ी कॉल्स को राइट को जो है गेट करने में। राइट, बिग कॉल्स का मतलब बड़े डिसीजन, राइट का मतलब है सही, गेट का मतलब है पाना। तो बड़ी चीज़ों को सही करने के लिए स्लो थिंकिंग ज़रूरी होती है। कह रहा बट फास्ट थिंकिंग इज़ द वे टू स्टॉप डेलिब्रेशन टर्निंग टू डिटर। कह रहे लेकिन फास्ट थिंकिंग ज़रूरी है, वो रास्ता है जो स्टॉप करने का है डेलिब्रेशन को, सोच समझने के काम को, और किस में? टर्न हो जाने में, बदल जाने में, डिथर के अंदर। डिथर का मतलब होता है किसी चीज़ पे अपने पाँव घसीटना, टालम मटोल करना। तो जब भी टाल मटोल आपकी ज़िंदगी में होने लगे तो फास्ट थिंकिंग को अपना लें, डेलिब्रेशन को टाल मटोल में होने से बदल दें, और स्लो थिंकिंग करें जब भी कुछ बड़ा डिसीजन ज़िंदगी में लेना हो। चलिए, फास्ट थिंकिंग की वो इज, डिथर का मतलब है प्रोक्रास्टिनेट, किसी चीज़ को आगे से आगे पाँव घसीटते रहना, सिट ऑन द फेंस करना। चलिए, इंटरेस्टिंग आर्टिकल था, शायद थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन मैंने कोशिश की है कि 100% अंडरस्टैंडिंग के साथ आपको मिले। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे टेलीग्राम में सर ये मुश्किल है, अब बताना आपको कितना मुश्किल लगा, है ना। अब आ जाओ अपने क्विज़ पे फटाफट से। ये एक्यूमिनेट वर्ड है ना, एक सेकेंड रुकना, ये एक्यूमिनेट वर्ड मैंने आपको करवाया था आज आर्टिकल में, शायद आपने ध्यान ना दिया हो। जिन्होंने दिया है वो बता देंगे एक्यूमिनेट का क्या मीनिंग होता है, ठीक है। 6वां नंबर हो गया एक्यूमिनेट का सिनोनिम। 5वें में आपसे पूछा वन वर्ड, ऐसी चीज़ जिससे एरर ना हो सके, ऐसी चीज़ जो बिल्कुल, समझ गए ना,
उसके लिए एक वन वर्ड बताना है आपको जिससे कोई भी गलती मिस्टेक ना हो सके। अनमिस्टेकेबल बोलेंगे, एररिंग बोलेंगे, इम्पैकेबल बोलेंगे, इनफॉलिबल बोलेंगे। थर्ड के अंदर फोर्थ में क्लोज टेस्ट है। थर्ड में आपको वो काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन वाला कॉन्सेप्ट करवाया था, आर्टिलरी, इक्विपमेंट, रिसर्च, वो अप्लाई करना है। और फोर्थ में आपको अप्लाई करना है द प्लस में कंपैरेटिव डिग्री वाला कॉन्सेप्ट है ना, द हायर द बेटर, द फास्टर द कूलर, द हायर, समझ गए ना वो वाला। तो थर्ड और फोर्थ ग्रामर पे हो गए बेस्ड। फर्स्ट और सेकंड में 2 एरर्स मिलेंगी। पहली एरर आपको मिलेगी इस वर्ड के आसपास और दूसरी एरर मिलेगी आपको 2 एरर्स हैं क्या यहाँ पे, ठीक है, 2 एरर्स है। पहली एरर मिलेगी आपको, वो ग्रीक वर्ड्स हैं जो सारे के सारे ए और ए ई जिनके लास्ट में लगता है, फॉर्मूला, फॉर्मूले, लेखना, लेखने। और दूसरी एरर मिलेगी आपको टेंड नाम की वर्ब को कैसे यूज़ करना है इस चीज़ के ऊपर। अच्छे लेवल का क्विज है, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ 4 से ज़्यादा किसी के आएंगे, मतलब आएंगे बहुत कम लोगों के आएंगे, है ना। तो कोशिश करना, फर्स्ट कमेंट में आंसर है इसकी, जाके चेक कर लो। आउट ऑफ 6 कितने मार्क्स मिले ज़रूर से बताना। अगर इस क्विज़ को समराइज़ कर सको इस क्लास को 2-3 सेंटेंसेज में इंग्लिश में, तो लिखने की कोशिश करें। कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है और मैं ज़रूर से सभी के कमेंट्स पढ़ता हूँ। कोर्सेज अवेलेबल हैं ऐप पे, जाके फ़ायदा उठा सकते हैं बैंकिंग, एसएससी और राइटिंग स्किल्स तीनों का। बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, पेपर से पहले नहीं आना है कोर्स लेने। कोर्स लेने के लिए तब आना है जब आप पेपर की तैयारी करते हो, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने पहले ढंग से लोगे तभी फ़ायदा मिल पाएगा। ये क्वेरी के लिए नंबर है, व्हाट्सअप नंबर, मेरी टीम से बात करो अगर किसी भी कोर्स से रिलेटेड या एप्लीकेशन से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी होती है तो। अंटिल देन, साइनिंग आउट।